नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ 100 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले सीखते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार उनका नाम लिया जाए, ये सब कुछ हम संख्या पद्धति के अंतर्गत सीखते हैं। अब अगर हम संख्या पद्धति के प्रकारों की बात करें तो संख्या पद्धति को दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याएं भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। तो जिनमें पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिन संख्याओं से हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गणना किसे करते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याओं से हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं। प्राकृतिक संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितनी भी संख्याएं हमारी अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याओं का जो समूह बनेगा अब कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हमारी अब क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट आएगा पूर्णांक संख्याएं। तो अभी हमने ऊपर जितनी भी संख्याएं पढ़ी, देखा कि उन सभी में धनात्मक संख्याएं हैं। अगर उन धनात्मक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर लें तो ये जो समूह बनेगा ये कहलाएगा पूर्णांक संख्याएं। यानी कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं में आ रहा था +1, +2, +3, +4, अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ में माइनस यानी ऋणात्मक वाली संख्याओं को और शामिल कर लें, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इस तरह की अब जो संख्याएं बनेंगी वो कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। अब नेक्स्ट टाइप आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसकी दो शर्तें हैं कि जो हमारा P और Q है दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हों और जो हर है वो 0 के बराबर न हो। अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, इसमें क्या है कि 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। -2/7, इसमें -2 भी एक पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, अतः यह भी एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि नाम से ही पता लग जा रहा है अपरिमेय यानी जो परिमेय नहीं है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं थी जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, और अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम उन्हीं संख्याओं को लिख सकते हैं जो कि पूर्णांक हों। तो अब यहाँ देखते हैं जैसे √2 ये एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या। √3/7, तो यहाँ देखें हम √3 पूर्णांक नहीं है और 7 पूर्णांक है, लेकिन हमारी ये कंप्लीट संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 2 + √3, यहाँ पर 2 तो हमारा पूर्णांक है लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये हमारी कंप्लीट संख्या जो है अपरिमेय संख्या बन जाएगी। हमें हमेशा याद रखना है कि अगर किसी परिमेय संख्या के साथ में कोई भी अपरिमेय संख्या जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, तो वो उस परिमेय संख्या को भी अपरिमेय बना देती है। अभी तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े वो सभी वास्तविक संख्याओं के प्रकार थे। वैसे वास्तविक संख्याओं के और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं प्रकारों की चर्चा करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से नंबर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली सीरीज़ में
एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में सीख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद हमारा दूसरा प्रकार आता है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, यानी जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता है। जैसे √-2, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। √-3, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अतः ये सभी हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याओं को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस संख्या का वर्ग करके देखिए। जैसे √-2, इस संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अगर वर्ग करने पर आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो वो एक काल्पनिक संख्या होगी। जैसे √-3, इस संख्या का अगर हम वर्ग करें तो हमें मिलेगा -3। तो ये हमारी कैसी √-3 कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। अभी तक हमने उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया है जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी उन सभी सवालों को करने में। आप बहुत ही आसानी से सभी सवालों को कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं हम अपने चैप्टर 1.1 के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? तो परिमेय संख्या के बारे में अभी हमने क्या सीखा था कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हों वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या शून्य को हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे। तो अगर हम 0 को 0/1 लिखें या फिर 0 को 0/2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 0/1 में 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, या फिर 0/2 में 0 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। यानी कि 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सवाल में हमें सिर्फ 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इस तरह के सवालों को करने के 2 मेथड होते हैं, जिसमें कि पहला मेथड इस प्रकार है कि आपको जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक ऐड करना है पहले। जैसे हमें यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1, तो 6 + 1 हो जाएगा हमारा 7। तो जितना भी आएगा उससे हम जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उनमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे हमें 3 और 4 के बीच में करनी है तो 3 × 7/7, ये हो जाएगा 21/7। ऐसे ही 4 है यहाँ पे, तो 4 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 28/7। अब यहाँ मिल गया हमें 21/7, यानी ये कितना हमारा 3 है, और यहाँ पर है 28/7, यानी ये हमारा 4 है। तो अब 21 से लेकर के 28 के बीच में हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरह से हमने 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। इस मेथड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो परिमेय संख्याएं
पूछी गई हैं उन परिमेय संख्याओं में जितनी परिमेय संख्याओं को आपको ज्ञात करना है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और जब जो संख्याएं आएंगी उनके बीच की परिमेय संख्याएं हम लिख देंगे। अब हमारे मन में एक संदेह ये रहता है कि आखिर हमने 7 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, या फिर हम ये कहें कि हमने एक को ही जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है क्यों जोड़ा। तो इस तथ्य को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि मान के चलते हैं यहाँ हमारा 3 है संख्या रेखा पर और यहाँ 4 है, तो इसके बीच की 6 परिमेय संख्याएँ जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके बीच की ये 6 हमारी परिमेय संख्या हैं। अब इनके बीच में अगर हम अंतराल देखें तो कितने अंतराल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी और 7 अंतराल बन रहे हैं, इसीलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से ही डिवाइड किया। यानी आपको जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होंगी उससे एक ज़्यादा अंतराल बनता है, अतः हम एक से एक को ऐड करके उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम मेथड 2 की। तो मेथड 2 में क्या है कि जैसे आपको ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो 3 और 4 के बीच की हम कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं जो कि 3 और 4 के बीच में आ रही हो। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8, यानी कुछ भी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं जो कि 3 और 4 के बीच में हमारी आ रही हैं। तो इस तरह से ये दो मेथड होते हैं कि अगर आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। अब क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली परिमेय संख्या हमारी क्या है इसमें 3/5 यानी जाएगा 0.6, एक है 4/5 यानी ये हो जाएगा हमारा 0.8। तो हमें सवाल में पूछा गया है 0.6 से 0.8 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इसके लिए वही हमारे दो मेथड होंगे। पहले मेथड में क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें एक ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याओं को पूछा है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3.6/6। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.8, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4.8/6। तो अभी हमारे पास निकल के आ गया 3.6/6 और इधर आ गया 4.8/6। 3.6/6 क्या है 0.6 ही है हमारा, और 4.8/6 क्या है 0.8 ही है। तो 3.6 से लेकर के 4.8 के बीच में हम कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। 3.7/6 3.8/6 4.0/6 4.2/6 4.5/6, कोई सी भी ऐसी संख्या जो कि 3.6 से 4.8 के बीच में आ रही हो। तो इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लिया। अब इसी में अगर मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 हमारा क्या था कि जो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उन संख्याओं के बीच में ऐसी कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं जो उनके बीच में आ रही हो। जैसे 0.6 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.62 0.65 0.67 0.69 0.70, ऐसे कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं जो कि इनके बीच में आ रही हों। तो ये दो मेथड होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो प्राकृत संख्या, यानी हमारी प्राकृत संख्या हमने क्या क्या पढ़ी थी? प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये सभी हमारी प्राकृत संख्या हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो कि 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5, ये हमारी सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? तो जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या हुई। तो पहले में क्या हमने पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती हैं कि सभी जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये सभी हमारे पूर्णांक हैं। और अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। तो और हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो कि 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5, ये हमारी पूर्ण संख्या हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक में हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होंगी। यानी कुछ पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, अतः यह कथन असत्य है। अब बात करते हैं कथन नंबर 3 की, जिसमें पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा Q जो है वो 0 के बराबर न हो। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। 3/5, 2/7, 4/9, कुछ भी, मतलब ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती हैं? जो कि 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5। इसमें हम परिमेय संख्याओं में -3/7 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इन पूर्ण संख्याओं को अगर देखें तो अगर हम इन पूर्ण संख्याओं को देखें तो 0 1 2 3 4, ये परिमेय संख्या 0/1 लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, यानी पूर्ण संख्या हमारी प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्या हो सकती है। अब लेकिन कथन में पूछा गया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जैसे 3/5, यहाँ पर अगर 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.6, यानी एक दशमलव संख्या है। 2/7, ये हमारी कंप्लीट संख्या निकल के नहीं आएगी। 4/9, यहाँ से भी एक कंप्लीट संख्या हमें दशमलव वाली संख्या मिलेंगी, ये भी एक ऋणात्मक संख्या है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कथन असत्य है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 1.1 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को और सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1.2 की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।